हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज ये एक पहला वीडियो होगा इस ईयर का मेरा 2025 के अंदर। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल होंगे और हैप्पी होंगे। मैटर ऑफ डिस्कशन हमारे फॉरेन अफेयर्स में जो होना चाहिए वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों की एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन पर कोशिश करूंगा कि वो सम डिग्री एटलीस्ट उसे फुलफिल कर सकें। नॉलेज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें ये जानना चाहिए कि ऑल अराउंड में व्हाट इज हैपनिंग। और एक क्यूरियोसिटी भी होती है लोगों के पास कि वी शुड नो व्हाट इज आवर नेशन मूविंग इन विच डायरेक्शन। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा इन इस ईयर में 2025 के अंदर। जैसा कि आपको मैंने कल एक वीडियो बनाई कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हमारे दोहा के अंदर हैं, कतर में। और क्योंकि हमारा एक मिडिल ईस्ट और इस पर्टिकुलरली पर्शियन गल्फ रीजन और अरेबियन पेनिनसुला के लिए काफ़ी इंडिया अप्रोच करता है और ये वॉइस वर्सा अप्रोच भी है। जैसा कि मैंने हिस्ट्री में लिटिल बिट बताया है कि ये 50 सालों तक जब से इंडिया आज़ाद हुआ और 90 के दशक में और यू नो अर्ली स्टार्ट ऑफ 2010 के बीच में ये रिलेशनशिप स्टार्ट होना शुरू करती है। बल्कि 1900 आज़ादी के बाद और 2000 के बीच में बहुत कम एंगेजमेंट हुआ है। उसके बाद से जब से इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अपने किए, उसके बाद इसको एक दूसरे एंगल से देखा जाने लगा, एक पावर के एंगल से देखा जाने लगा इस रीजन में। और इंडिया की इकोनॉमी भी उसके बाद से रिकॉग्निशन पाई है। तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। प्लस ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास है, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डिफरेंट पीपल्स 90 लाख से ज़्यादा, इवन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं। तो वो भी हमारा डायस्पोरा भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एसेट है। और अब डायस्पोरा के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे भी कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है हमेशा से लोगों के बीच, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि people are link is between the मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। वो फाउंडेशन बेडरॉक है रिलेशनशिप का, क्योंकि कल्चरल कनेक्शंस भी हैं हिस्टोरिकली तो ये सारी बातें एक रिलेशनशिप के लिए जो फीचर्स होते हैं वो सब कुछ है। ट्रेड भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम में इंक्रीज हो रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है, दैट इज गोइंग टू गो अप एंड अप इन फ्यूचर। तो मिस्टर क्योंकि अभी कतरी जो कोर्ट थी उसने हमारे से या आठ आठ है ना नेवल ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी है ना सजा सुनाई थी उसकी कोर्ट ने फॉर स्पाइंग केस इंफॉर्मेशन शेयर करने के केस में। तो वो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इजरायली इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रहे थे, ऐसा एक्विजिशन है ना। राइट और रॉन्ग मैं किसी जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं करता, मे बी कि बिल्कुल सही भी हो,
है ना, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस एक है ना प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन इंडिया के प्रभाव से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मिले कतरी और के चीफ से, चीफ मीन्स द प्रेसिडेंट, वहाँ के क्राउन प्रिंस, उनके साथ मिलने के बाद फिर चीजें चेंज हुई और उन्होंने सारे को पार्डन कर दिया, माफ कर दिया। उसमें से 7 लोग आ चुके हैं। एक अभी जो चीफ है नेवल ऑफिसर था, चीफ नेवल ऑफिसर, वो अभी पुरेंद्र तिवारी साहब हैं। वो अभी वहां पे ट्रैवल बैन उनके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए वो अभी तक आ नहीं पाए। अदरवाइज सभी को फरवरी 2024 में ही छोड़ दिया गया। तो बाकी 7 लोग आ चुके हैं, एक अभी वहां पे है, जी भाई साहब पुरेंद्र तिवारी जी। तो ओवरऑल ये है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर जयशंकर साहब 6 महीने में 3 बार जा चुके कतर, है ना। कतर एक पॉलिटिकल सेंटर बनता जा रहा है नेगोशिएशन का और सेटलमेंट का, पर्टिकुलरली अब क्योंकि आप जानते हैं कि वॉर जो है इंडिया को काफी इम्पैक्ट कर रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी और इसका ऑयल एंड सिक्योरिटी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर ये वॉर स्प्रेड करती है तो, क्योंकि यू नो वॉर के होने से शिपमेंट में प्रॉब्लम होती है। और यमन ये जो हूथी रेबल्स हैं ये बराबर मिसाइल्स वगैरह ड्रोन्स वगैरह आप तो टारगेट करने लगी हैं, तो इन्होंने काफी डिस्ट्रप्शंस पैदा कर दी हैं सप्लाई चेन में। इसकी वजह से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो वल्नरेबल होती है। और हमारा ट्रेड भी क्योंकि रेड सी से जो क्रॉस कर रहा था उसमें प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से ये ट्रेड जो है वो घूम करके गुड होप से पास करना शुरू कर दी है। दैट मीन्स द साउथ अफ्रीका के टिप ऑफ साउथ अफ्रीका वहां से होकर के, और उसकी वजह से जो ट्रेड 36 दिनों में होती थी, अब वो जो ट्रेड 24 दिनों में होती थी वो 36 दिनों में हो रही है ना। मर्चेंट शिप्स जो पहुंच जाती थी अपने डेस्टिनेशन को वो ज्यादा टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है तो कॉस्ट इम्पैक्ट कर रहा है, कॉस्ट इम्पैक्ट कर रहा है, एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम इम्पैक्ट होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्शन इंपोर्ट होने की वजह से हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है, हमारी इकोनॉमी सफर करने की वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। इंडस्ट्रियल उतना प्रोडक्शन क्यों करेंगे जब कॉस्टली एक्सपोर्ट है, कॉस्टली एक्सपोर्ट है, तो एज ए रिजल्ट यू नो entire supply chain economic disruptions happens as a result। हर चीजें बराबर एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आई, जबकि हमारा एक्सपोर्ट भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ा जरूर है लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन में उसको बढ़ना चाहिए। हमने टारगेट रखा था 500 बिलियन, है ना, वो अभी 412 बिलियन प्रोजेक्टेड है और 450 451, है ना, $451 बिलियन हम रीच किए हैं ना 2023 के अंदर। जब कोरोना के बाद से चीजें हटी एक शार्प डिमांड बढ़ी, तो उस वजह से वॉल्यूम वही गया, है ना, लेकिन प्राइसेस बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से फिर हमारे जो अकाउंट में जो डेटा कैलकुलेट हुआ वो बिलियन डॉलर में वो इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब दुनिया के अंदर रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बाकी चीजें भी हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी हैम्पर होता है और उसको रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक साइकिल्स चलाए जा रहे हैं दुनिया के अंदर। इसकी वजह से वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो डॉलर डेवलपिंग नेशन से बाहर निकल जाता है ना। और जैसे डेवलपिंग नेशन से बाहर निकलता है तो हमारी रुपया नहीं डाउन हो जाता है। तो एक इकोनॉमिक साइकिल, एक ग्लोबल साइकिल के अंदर हम भी है ना। उसके रिजल्ट रेपरकशंस हमारे ऊपर आते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हमारा रुपये की वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड जा रही है डे टू डे, क्योंकि वो ये ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट सिस्टम पर आ रहा है। और मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अल्थानी साहब को, पूरा नाम बहुत मुश्किल होता है लेना, कतर के इमीर साहब हैं, शेख तामीम बिन हमाद अल थानी, है ना।
मैं तो सोचता था हमारा ही नाम कठिन है, लेकिन इधर तो और भी बड़े-बड़े नाम हैं। नहीं, तो एक और यहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रही है। फरवरी महीने में ये भाई साहब आएँगे, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, है ना? ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आएँगे, ठीक? अ, फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर इंडिया में। तो ओवरऑल एंगेजमेंट अगर आप देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के अभी 2 महीना पहले इंडिया में थे। फिर एज अ रिजल्ट कुवैत मिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गए, और उसके पहले जयशंकर साहब। दैट मीन्स मैं यही कह रहा हूँ कि एक फ्रीक्वेंट इंटरचेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में होता है ना? ये कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं है, 1 साल में 1 बार एनुअल मीटिंग हो रही है, नहीं, 2+2 डायलॉग्स हो रहे हैं, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की, ऐसा नहीं है। एक ऐसा फैमिली टुगेदरनेस हो रहा है। इतना तो लोग फैमिली से नहीं मिल पाते जितना इतना ज़्यादा एंगेजमेंट हो रहा है। नहीं 1-2 महीने, आई मीन मैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना? और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मिस्टर ट्रम्प अब आने वाले जब से हैं, तो ट्रम्प के आने से हाँ, अभी आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है। 2 तारीख को ईरान का जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है ना? वो इंडिया आ रहा है, कल के डेट में। और वो आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। इंडिया बहुत सही मैनेज कर सका इस वॉर के इम्पैक्ट को, ठीक है? अदरवाइज़ जो एक्सचेंज ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग विद ईरान एंड इज़राइल हो रहा था, नहीं एक-दूसरे पर असॉल्ट, उसमें इंडिया का भी एक इन्फ्लुएंस था। इंडिया ने इज़राइल को भी कहा कि आप इतना डिस्टर्बेंस ना करें कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करे, और ईरान को भी कहा। फॉरेन मिनिस्टर गए थे ईरान, और उन्होंने 10 साल का जो लॉन्ग टर्म चाबार पोर्ट का एग्रीमेंट भी उन्होंने साइन किया। उस समय उनको समझा के आए थे कि देखिए इस बात को, कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए दोनों देशों के ऊपर दबाव भी होता है ना, पब्लिक का, कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके वजह से एक दूसरे पर उन्होंने असॉल्ट, कुछ मिसाइल्स लॉन्च किए। 200 मिसाइल्स शायद ईरान ने मारे थे। इसमें से 180 को तो उसने डिफ्यूज कर दिया, बाकी कुछ जाके है ना टारगेट पर स्ट्राइक्स भी किए थे। अब जबकि प्रॉक्सीज को इजराइल हैंडल कर रहा है। अब यमन भी एक प्रॉक्सी उसका है, तो यमन के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है ना इजराइल ने। तो अब जब मिस्टर ट्रम्प आ रहे हैं, ईरानी न्यूज़पेपर को मैं पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो टोन है वो चेंज हो रहा है। हुँ, वो नेगोशिएशन चाहता है ईरान, कि किसी डिग्री ऑफ सेटलमेंट पर हम पहुँचे, है ना? न्यूक्लियर जो उनके साथ एग्रीमेंट है, JCPO है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जिसमें उनको कहा गया था कि आप सर्टेन डिग्री ऑफ न्यूक्लियर इनरिचमेंट इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ईरान सभी चीज़ों को वायलेट कर चुका है, 60% तक वो पहुँच चुका है ना? जबकि उसको कहा गया था कि आप 3-4% है ना, जो न्यूक्लियर सिविल पर्पसेज़ के लिए हैं, वो आप करेंगे। एक बार दूसरा एग्रीमेंट हुआ 2018 का, तो उसमें कहा गया 20% कर लो, ठीक है? लेकिन वो 60% कर चुका है। जबकि 90% अगर एनरिचमेंट कर लिया, ठीक है, 60% पर भी न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं, अगर वो एक करीब 48 किलोग्राम एनरिचमेंट हो जाए तो, है ना? तो कुछ सर्टेन वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके पास अभी 4-6 किलोग्राम ही है। आईईए जो है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, है ना? इसकी एक अपनी एक अभी रिपोर्ट मैंने 1 महीना पहले पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि वो इंक्रीज़ 60% कर चुका है, लेकिन अमाउंट कम है। अदरवाइज़ वो अभी तक ये चीज़ें बना चुका होता। लेकिन अगर 90% एनरिचमेंट हो जाए तो अमाउंट कम भी हो, है ना? तब भी आप उसका
यूज कर, तब तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, फिर कोई सस्पिशन नहीं है ना। 90% तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है यूरेनियम, जब आप यूरेनियम 235 जब आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये है चीजें। और अब मिस्टर ट्रम्प आ रहे हैं तो उनकी एक पॉलिसी है। अभी मैं अपना कल का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ट्रम्प के पहले ही टर्म में उन्होंने ईरान को मैक्सिमम प्रेशर के लिए एक अप्रोच लिया हुआ है ना। तो मैक्सिमम प्रेशर अगर ईरान पर बिल्ड किया जाता है तो उसकी बड़ी सैंक्शन वगैरह लगाना, उसके इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्टली आते हैं। और मे बी कि जो अभी फॉरेन मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर आ रहे हैं, वो बातचीत करेंगे कि भाई इसको किस तरह प्रोसीड करना है, या फिर आप नया एडमिनिस्ट्रेशन अभी ज्वाइन करने वाला है तो आपका बहुत अच्छा अप्रोच है यूनाइटेड स्टेट के साथ, बहुत अच्छा टर्म कंडीशन है इंडिया का, तो आप उसे कन्विंस करें कि वो टेबल पर आए, है ना। मिस्टर मोदी के साथ भी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है ट्रम्प के साथ, तो वो अपना पर्सनल इम्पैक्ट में भी कि वो यूज करें कि ईरान की बात को कंसिडर किया जाए और ईरान बात को मानने के लिए तैयार है ना। तो मे भी कि कुछ मैसेज लेकर के, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज बिना लिए तो थोड़ी आ रहा है वो, है ना। तो देर इज ए रीजन फॉर दैट। और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भी बात करेगा। लेकिन अब सैंक्शन है तो विदाउट सैंक्शन इंडिया कैसे। लेकिन हाँ, ये बात जब इंडिया एडमेंटली खड़ा हो गया, रशिया के ऊपर सैंक्शन वही तो लगा, लेकिन भारत ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम रशिया से रिलेशनशिप रखेंगे, चाहे वेस्ट के साथ रिलेशनशिप किसी भी डिग्री तक है ना डाउनवर्ड हो जाए, है ना, कम हो जाए, डिक्लाइन कर जाए। कॉम्प्रोमाइज वेस्ट के रिलेशनशिप के साथ इंडिया तैयार था, लेकिन रशिया के साथ नहीं तैयार था। रशिया को उसने सपोर्ट किया इकोनॉमिकली, लेकिन वही जब इंडिया कर रहा था तो ईरान ने 2 साल पहले कमेंट किया कि इंडिया हमसे क्यों नहीं, है ना, इंपोर्ट करता, हमारे ऊपर तो सैंक्शन लगा हुआ है। तो ईरान के साथ ऐसी फैसिलिटी, सॉरी, रशिया के साथ ऐसी फैसिलिटी क्यों है ना। तो ईरान को, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो पहला जो अभी नो हेलीकॉप्टर के इंसिडेंट में मारा गया, उसकी डेथ हुई, तो वो यहाँ पे आया हुआ था, है ना, अब्दुल्ला कुछ नाम था। तो उसने प्रॉपर बातचीत करी। हम्म, तो इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिला था यहाँ आकर के, है ना। करीब 1.5-2 साल की बात है, मुझे बिल्कुल इमेज याद है। दोनों तो इंडिया ने कन्विंस किया कि ठीक है, मैं आगे इसको कंसिडर करूंगा। लेकिन एक बात तो है ना ईरान की, ईरान हमेशा कमेंट करता है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के लिए, है ना। उसने 62-71 के बाकी सारे वॉर्स में पाकिस्तान का सपोर्ट किया, आर्म्स एम्यूनिशन फाइटर प्लेन्स दिया है, और मॉरली पॉलिटिकली इसको सपोर्ट करता है। इवन दो ह्यूमन के अंदर भी उसने, उसके जो फॉरेन प्रेसिडेंट पहले हुआ करते थे, एक दो, रूहानी पहले एक था, दूसरा भी जो था जो डेथ में मर गया, है ना, ये सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहे, है ना। तो इंडिया उसको कंसिडर करता है कि ये बात तो ऐसी नहीं है। जबकि फॉरेन में हमारे प्राइम मिनिस्टर 2015 और 16-15 में गए थे, है ना। 2015 में जब 14 में आए, ऑफिस ज्वाइन किया, तो 15 में ईरान गए थे। तो उस दौरान में उन्होंने ऑयल के बाकी सारे ट्रेड्स के एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17-18 के अंदर विड्रॉ कर लिया गया, है ना, ट्रम्प पीरियड में। तो सैंक्शन लगा, इम्पोज कर दी गई, तो इंडिया जीरो कर दिया, है ना, इंपोर्ट ऑयल का। जबकि चाबार पोर्ट के लिए इंडिया कंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है यूएस से कुछ डिग्री ऑफ कंसेशन उसको दिए जाए, है ना, सैंक्शन उसके ऊपर लिफ्ट अप किया जाए, वेवर दिया जाए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, वो ईरान के लिए नहीं है ना, वो कनेक्टिविटी टू द सेंट्रल एशिया और बाकी चीजें, तो इंडिया ने कन्विंस किया होगा यूएस को, डेफिनेटली, इसीलिए तो 10 साल का एग्रीमेंट किया और बाकी चीजें आगे बढ़ी हैं।
तो ये इस तरह है। ईरान के साथ रिलेशनशिप, ईरान अगर के साथ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बहुत वार्म नहीं है इंडिया का। तो लेकिन यस, ईरान कंसिडर करता है कि इंडिया एक बेहतरीन एलाई है, और क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम है ईरान की कि वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट नो एफिनिटी, रिलीजियस एफिनिटी ढूंढता है। और उसको अलाइनमेंट अननेसेसरीली पाकिस्तान की तरफ है ना, जबकि ये शिया सुन्नी के फसाद जो है ना वो बने रहते हैं दोनों के बीच, है ना, आपस में भी एक दूसरे को एंगेज कर लेते हैं। अभी एक मिसाइल उसने मारा, दो इसने मारा, नहीं उस एक साल पहले की बात है। तो ये हुआ है ना, और बहुत वार्मथ नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द मैनेजिंग द हिंदू, ओके, दे लुक लाइक टुवर्ड्स इंडिया एज ए हिंदू स्टेट, है ना, वो रिलीजियस स्टेट आंखों से चश्मे से देखता है। अभी उसका जो सुप्रीम कमांडर है, उसने जब ये इंसिडेंट हुए थे, ईरान ने उसके दो, इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो लीडर था उसको जब मारा, तो इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया। जबकि दुनिया के बाकी लीडर्स ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए, है। तो एज ए रिलीजियस सॉलिडारिटी शो करने के लिए, तो उसने कमेंट किया कि इंडिया और ईरान, बाकी जगहों, इंडिया और म्यांमार और कोई स्टेट, दो तीन का नाम उसने मेंशन करके ट्विटर पर मेंशन किया और कहा कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ, है ना, अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है ना। तो ये सारे उसने कमेंट किए, तो इंडिया ने एज रिस्पॉन्स उन्होंने भी बहुत, है ना, टफ लैंग्वेज में समझाया भी था। तो ये सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, और ये है रिलेशनशिप, है ना, स्टेट ऑफ एक्चुअली रिलेशनशिप ऑफ इंडिया इन वेस्ट जोन। हाँ, ये कुछ के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, कुछ के साथ जो अभी भी रिलीजियस एफिनिटी और चीजें देखते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप इंडिया का ठीक। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है ना, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर गवर्नमेंट है, गवर्नेंस सेकुलर है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की कोर्ट्स गवर्न की जाती है सेकुलरिज्म पर, है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है ना, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है। तो इंडियन गवर्नमेंट को आप इस तरह नहीं देख सकते, वो हिंदू है या फिर किसी और, क्रिश्चियन है या फिर सिख है या फिर जैन है, बुद्धिस्ट है, या फिर इवन हेड ऑफ स्टेट हमारे कई नहीं मुस्लिम्स रहे हैं। तो ये इस तरह भारत को नहीं देखा जा सकता कि इंडिया जो है वो रिलीजियस एफिनिटी ढूंढता है। एफिनिटी रिलीजियस इंडिया ढूंढ ही नहीं सकता। हाँ, कैलकुलेशन कोई करे तो अगर कोई चीज फिट ना बैठे तो बात अलग है, लेकिन रिलीजियस एफिलिएशन और कोऑपरेशन ढूंढना, ये इंडिया का स्टेट का कैरेक्टर नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता इसको करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और इंडिया कर भी नहीं सकता। ऑल अराउंड इंडिया, you see that there is a Muslim nations, okay, so इस तरह चीजें नहीं हो सकती। और इस तरह भारत के स्टेट का कैरेक्टर भी नहीं है ना। तो इंडिया पर ब्लेम लगाना कि ये रिलीजियस है या ये है वो है, दीज आर आई थिंक यू नो डजंट हैव एनी मीनिंग टू दैट। लेकिन दूसरे को कोई कर भी कह सकता है ना? तो बाकी सारी इस तरह है। उसके बाद से ब्रिक्स नेशंस की जब मीटिंग हुई, तो वो जो ईरान का प्रेसिडेंट है, और उसका नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं पेजियांस कुछ इस तरह नाम है ना। तो वो मिला भी था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, साइड लाइन ऑफ ब्रिक्स नेशंस, जो कि कजान में, रशिया में हुई अभी 2-4 महीना पहले, ठीक है। पिजिस्कियान, ओके, नाम है इसका एग्जैक्टली, पिजिस्कियान। तो ये है ओवरऑल स्पेक्ट्रम रिलेशनशिप, दैट गवर्नमेंट जो है एक रैशनल माइंडेड होती है, और वो रैशनैलिटी के साथ सोचते हैं।
जबकि वो रिलीजियस लीडर जो उसका हेड है, नहीं सुप्रीम लीडर ईरान का, वो एक रिलीजियस क्लैरिक है। तो वो ऐसे अननेसेसरी कमेंट करता रहता है जिससे स्टेट ऑफ रिलेशनशिप गोज अंडर द स्ट्रेन, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और इंडिया का अप्रोच इस रीजन में ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिस्टरबेंस भी नजर कभी कभी आते हैं। हमारे दो ऐसे नेबर हैं जो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट पाकिस्तान दोनों है, जिनको किस तरह हैंडल किया जाता है, वी विल सी इट। एंड the Arabian Peninsula and their cooperation is, I think, is very nice and good, and it is becoming too much, familiar together. Okay, so investment is growing in India, as you know, UAE and other countries in this region investing in India a lot more, and they are looking towards India a, at a positive angle. And so that's all, my friends. This is, everything I told you. So thank you very much for watching. Good luck. Have a nice day. And once again, Happy New Year. Thank you very much.